मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे है। इट इज डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो पूरी बायोलॉजी का आधार है। डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता तो सेल से सेल और जीव से जीव नहीं बनता। रेप्लिकेशन, इसका तो मतलब होता है कि भैया अलग होना, ये अलग होना, ऐसा अलग होना। लेकिन सिर्फ यहां तक ही इसका मतलब सीमित, मर्यादित नहीं। डीएनए जब रेप्लिकेट होता तो साथ साथ दूसरे दो डीएनए बनते हैं। यह चीज हमें अब पता है। वैटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए मतलब उसका जो मॉडल वो दिया, स्ट्रक्चर दिया, उसका डायमेंशंस दिए, तो उनको ये बात क्लियर नहीं थी, सिर्फ डाउट था कि डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस साथ साथ करता है। 1953 में क्रिक ने बोला कि डेफिनेटली जो नया डीएनए बनता है उसमें पुराने डीएनए का एक धागा होना चाहिए। आप समझते हैं? जब नया डीएनए बनता है तो पुराने डीएनए का एक धागा उसके अंदर होना चाहिए। ये क्रिक का मानना है। सपोज ये दो धागे हैं, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये रेप्लिकेशन है। लेकिन साथ में ये अलग हुए वाले धागे पे दूसरा धागा बन जाता तो ये एक डीएनए बना, ये दूसरा डीएनए बना। इस एक डीएनए से दो डीएनए बने, लेकिन इन दोनों डीएनए में एक धागा पुराना है और एक धागा जो है वो नया है। ये चीज वैटसन और क्रिक ने 1953 में बताई थी कि देयर मस्ट बी अ 50% ओल्ड एंड 50% न्यू स्ट्रैंड। 50% डीएनए ओल्ड है, 50% न्यू। लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करा। मैं क्या बोल रहा समझ रहे? क्रिक ने कौन सी चीज सजेस्ट करी थी? भाई डीएनए का मॉडल तो वैटसन क्रिक ने दिया, उसका पूरा स्ट्रक्चर वैटसन क्रिक ने बताया। और डीएनए से डीएनए बनता, इस चीज का उन्होंने एक थोड़ा सा क्लू भी दिया। डीएनए से डीएनए बनता, डीएनए अगर पहले वाला डीएनए नहीं है तो नया डीएनए नहीं बना सकते। आज भी दोस्तों, आज भी हम पूरा डीएनए नहीं बनाए। हमारे एच.जी. खुराना, हरगोबिंद खुराना, जिनको जेनेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज है 1976, उन्होंने डीएनए नहीं बनाया बल्कि एक जीन बनाया, माने डीएनए का टुकड़ा बनाया। अगर जिस दिन हम पूरा डीएनए बनाए ना, इसका मतलब हम एक जीव कंस्ट्रक्ट करें। एक डीएनए वाले कई जीव है, सिंगल डीएनए वाले। आज तक हमने एक डीएनए पूरा डीएनए नहीं बनाया। हाँ, टुकड़ा बनाया, दैट इज कॉल्ड एज द जीन। एक जीन बनाया, सिंथेटिक जीन, जिसके लिए हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला। तो ये आप देखते हैं रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो रहा है। रेप्लिकेशन का मतलब जो होता है कि वो डीएनए के दो धागे अलग होना, डीएनए के दो धागे अलग होना, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन है। दो धागों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूटी तो दो धागे अलग हो गए, दो धागे अलग हो गए। 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, दो धागे अलग हुए। अलग क्यों हुए? इनके बीच का बंधन टूट गया, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये चीज यहां तक ही सीमित नहीं है। जब ये धागा इससे अलग होता तो इसके जैसा ही नया धागा ये अपने ऊपर बांधकाम करके लेता, बनवा के लेता, कंस्ट्रक्शन करवा के लेता, और ये इसके जैसा धागा बनवा के लेता। यही चीज जो है वो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज विथ डीएनए सिंथेसिस। दोनों चीजें साथ साथ चलती है। सिर्फ रेप्लिकेशन नहीं, ओनली रेप्लिकेशन अगर हुआ तो भैया ये डीएनए तो खत्म हो जाएगा। और यही चीज से बायोलॉजी शुरू होती है। पहले एक जो है ना वो डीएनए के दो धागे अलग होते, हर धागे पे नया धागा बनता और दो डीएनए बन जाते। पहले डीएनए दो बनते और बाद में क्रोमोसोम दो बनते और बाद में न्यूक्लियस दो बनते और बाद में सेल दो बनते। सो सेल से सेल बनने का जो 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 तरीका है, जो शुरुआत है, सेल से सेल बनने की शुरुआत वो डीएनए से होती है। डीएनए से डीएनए बनते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? डीएनए से डीएनए बनते हैं।
डीएनए से डीएनए बनते हैं और डीएनए से डीएनए बनता, इसीलिए सेल से सेल बनती, बायोलॉजी से बायोलॉजी बनती। अभी तक का रिकॉर्ड है कि नॉन बायोलॉजिकल चीजें हमने इकट्ठा करके, पहली बार तो पहला जीव बना होगा नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल, लेकिन आज हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हम एक जीव नहीं बना सकते। इवोल्यूशन की बहुत लंबी प्रोसेस है, उस लंबी प्रक्रिया से नॉन लिविंग से लिविंग बने। दैट इज बहुत सारे थियरीज है उसके लिए, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, देयर आर मेनी थियरीज। 10 एक थियरीज है इवोल्यूशन के लिए, कैसे जीव बना, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। आज हम नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल, नॉन लिविंग से लिविंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। मतलब डीएनए से ही डीएनए बनता है, हमेशा डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो अंदाज है वो क्रिक ने दिया था। उसने बोला था कि हो ना हो, जो नया डीएनए बनता है उसमें पुराने डीएनए का एक धागा जरूर होना चाहिए। पुराने डीएनए का एक धागा और नया एक धागा, इस तरह से बनता है नया डीएनए। सो 50% ऑफ द डीएनए इज ओल्ड। अब इस बात को, कौन सी बात को, 50% ओल्ड 50% न्यू, माने सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इस बात को मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दिया मेसेल्सन एंड स्टाल ने। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस चीज के लिए? कि नए डीएनए में आधा डीएनए पुराना होता है, मतलब एक धागा पुराना होता है। कोई भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो उसमें एक धागा पुराना है, मतलब 50% पुराना डीएनए है और 50% ही नया है। ये जो बात है दोस्तों, ये है सेमी कंजर्वेटिव मेथड की। इसको, किस चीज को? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, साबित किया बाय मेसेल्सन एंड स्टाल। ये दो साइंटिस्ट है, मेसेल्सन एंड स्टाल, इन 1958, 1958 में इन दो साइंटिस्ट लोगों ने कौन सी चीज प्रूव की? कि नए डीएनए में आधा पुराना होता है, आधा ही नया होता है। हर डीएनए में एक धागा पुराना होता है, एक धागा नया होता है, और एक धागा पुराना, एक धागा नया, इस चीज को बोलते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब पुराना, पुरानी चीज रहना, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा। ये डीएनए है 3', ये 5', ये 5', ये 3', दो धागे, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग धागा। अब ये जो है वो रेप्लिकेशन करेंगे। इसका रेप्लिकेशन का मतलब पहले बोलो मेरे को, दो धागे अलग करो। रेप्लिकेशन का मतलब बोलो दोस्तों, रेप्लिकेट होना बोले तो दो धागे अलग होना, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और दो धागे अलग हो गए। ये हम दो धागे अलग कर रहे हैं। ये धागा अलग हुआ 3', ये 5', और ये धागा भी अलग हुआ, इट इज 5' और ये 3' अलग हो गए। ये रेप्लिकेशन हो गया। जब रेप्लिकेशन हो रहा है तभी इसका पार्टनर ये है और इसका पार्टनर ये है। इसको एक पार्टनर चाहिए, इसको एक जोड़ीदार चाहिए, इसको धागा चाहिए। इसका पार्टनर ये है, इसका पार्टनर ये, दोनों साथ साथ थे, अब अलग हो गए, अलग हो गए। तो इसको इसके जैसा पार्टनर चाहिए और ये सेल की मशीनरी इस्तेमाल करके इसके जैसा इस धागा बनवा के लेता। इट इज ओके, ये 5' और ये 3' दोस्तों, और ये इसके जैसा धागा बनवा के लेता, इसके जैसा धागा बनवा के लेता, और ये 5' एंड 3', और इस तरह से ये दो डीएनए बन गए। इस एक डीएनए से ये दो डीएनए बन गए। माने रेप्लिकेशन, पहला धागा कौन सा है? ये वाला ओल्ड, नया धागा ये वाला, ये बना एक डीएनए, ये बना दो डीएनए, दो डीएनए, ये दो डीएनए। हर डीएनए में एक धागा पुराना है और एक ही धागा नया है। इसको बोलते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस दोनों साथ साथ है। नया डीएनए जब भी बनता है तो पुराने डीएनए का एक धागा अपने साथ में रखता है। बिना पुराने डीएनए के रेफरेंस के नया धागा नहीं बन सकता, पक्की बात याद रखो। बिना ओल्ड डीएनए के रेफरेंस के, बिना ओल्ड स्ट्रैंड के रेफरेंस के, ये जो पुराना डीएनए है, इस डीएनए ने दो डीएनए बनाए। दोनों डीएनए में एक धागा
पुराना है और एक ही धागा नया है, इसके दो धागों ने दो डीएनए बनाए, ये धागा और ये धागा। तो इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसके रेफरेंस से ये बना, इसके रेफरेंस से ये बना, इसी को बोलते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड। दोस्तों डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड जो है वैटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट करी थी, लेकिन जो मेसेल्सन एंड स्टार ये दो साइंटिस्ट है, इन लोगों ने उसका सबूत दिया, उसका एक्सपेरिमेंटल सबूत दिया। ई कोली नाम के बैक्टीरिया पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, ई कोली, सर्शा कोली। ये बैक्टीरिया क्यों लिया? क्योंकि ये बैक्टीरिया 18 से 20 मिनट में अपने दो कॉपीज बनाता। इसके पास एक ही डीएनए होता है, मतलब वो दो डीएनए और दो बैक्टीरिया बनाता है। हर 20 मिनट में वो डबल होता है और एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आसान है, इसको समय ऐसा सालों साल नहीं लगते, समझ रहे हैं? 20 मिनट को दो, 20 मिनट को दो, 20 मिनट को दो, ई कोली, इसर्शा कोली। और उन्होंने एक अमोनियम क्लोराइड लिया जो हम डीएनए को एनवेस के लिए सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक NH4Cl लिया। NH4Cl का N जो है वो हेवी आइसोटोप लिया, N15। देखो जो डीएनए में जो नाइट्रोजन होता है, आपको पता है ना डीएनए में नाइट्रोजन होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर, एनबेस और फॉस्फेट। एनबेस में N है, N बोले तो नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन इट इज नॉर्मल N14, उसका एटॉमिक वेट ये होता है। इसका एक आइसोटोप है NH4, मतलब सॉरी, इसका एक आइसोटोप है नाइट्रोजन का N15। तो हमने ऐसा NH4Cl लिया कि जिसका N15 वाला है, सही बात, ध्यान से देखो। अब उन्होंने क्या करे, पहले ये जो नॉर्मल वाला डीएनए है, नॉर्मल वाला बैक्टीरिया, इस नॉर्मल मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, नॉर्मल डीएनए है, उसके दोनों स्ट्रैंड N14 के हैं, आपको पता है। इसको हमने बढ़ाया NH4Cl वाले मीडियम के अंदर, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, जिसका नाइट्रोजन N15 है, और इसके 2-3 जनरेशंस बढ़ाने के बाद हमें प्योर N15 मिले। मेसेल्सन एंड स्टाल ग्रीव, बढ़ाया, ओके। इसकी अगर आप पहली पीढ़ी लेते हैं, इसकी पहली पीढ़ी, तो ये बनेगी हाइब्रिड 14-15 एंड 14-15, क्योंकि मीडियम 15 का है, N15 का मीडियम, आप समझ रहे हैं? ये कौन है? नॉर्मल डीएनए। हम इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका नाइट्रोजन नॉर्मल एटॉमिक वेट बताता N14। इसको किस में बढ़ाया? इसको बढ़ाया N15 वाले मीडियम में। N15 कैसे लिया? NH4Cl जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उस टेस्ट ट्यूब में ई कोली को डाल दिया। ये जब भी मैं डीएनए बोल रहा तब ई कोली है ऐसा मान लो, ओनली डीएनए को नहीं बढ़ाते हैं, फिर वो चीज़ इट विल बी PCR मशीन के अंदर, ये हम PCR में नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये जो N14 वाला जो बैक्टीरिया है, मतलब डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, तो इसको हमने बढ़ाया N15 के मीडियम में। तो पहली पीढ़ी हाइब्रिड, दूसरी पीढ़ी में 2 हाइब्रिड और 2 प्योर मिलेंगे। ये 14, 15, 15 एंड 15 एंड 15 एंड 15 एंड 14 एंड 15, ये हम करके देखेंगे तो पता चलेगा। मुझे सिर्फ फिलहाल तो ये चाहिए कि भैया हमने नॉर्मल डीएनए को N15 में कन्वर्ट किया, इस मीडियम में डाल के, इन द सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब एक काम करो, हम इसके आगे का सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो N15 के साथ करेंगे। मैं सीधी सीधी बात बोलता, मेसेल्सन एंड स्टाल ने ई कोली जिसका डीएनए नॉर्मल एटॉमिक वेट N14 बताता, उस ई कोली को बढ़ाया इस मीडियम के अंदर। कौन सा? NH4Cl विद N हैविंग द एटॉमिक वेट 15, N15 वाले NH4Cl में बढ़ाया ई कोली को। किसने बढ़ाया? इन दोनों बढ़ाया। अब हमारे पास मान लो N15 वाला ई कोली है, ये मैंने लिया N15 वाला ई कोली। N15 वाला ई कोली जो है, हम कब बोलते हैं N15 वाला ई कोली? जब उसके दोनों धागे N15 के। दोस्तों जब ये दोनों धागे N15 के हैं, उन्होंने क्या करे कि साथ साथ एक ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट करा कि जब दोनों धागे N15 के हैं तो इसका जो डेंसिटी वो ज्यादा रहेगा। हर बार हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, पहली पीढ़ी, सपोज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, N15
N15। ओके, जब दोनों धागे N15 के हैं और इसको हम अगर सीजियम क्लोराइड CaCl सीजियम क्लोराइड वाला मीडियम है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए, ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी हम क्या करेंगे, सीजियम क्लोराइड इसके अंदर डालेंगे और इसको घुमाएंगे। अगर हम घुमाएंगे और इसके अंदर N15 वाले अगर मीडियम डीएनए है तो ये N15 वाले बॉटम को जाएंगे, यहां पे जाएंगे। अब इसको इसी मीडियम के अंदर दूसरी पीढ़ी में बढ़ाया, ग्रेविटी इधर चल रही है। ओके, अब सेकंड जनरेशन में आपको 2 डीएनए मिलेंगे, ये एक डीएनए है, 2 डीएनए मिलेंगे। मीडियम कौन सा है दोस्तों, N14 का मीडियम। नाउ द मीडियम इज ऑफ N14, N15 डीएनए को N14 के मीडियम में जब बढ़ाएंगे तो एक धागा 14, एक धागा 15, एक धागा 14 और एक धागा 15 का मिलेगा। तो अब जो है वो आपको सेंट्रीफ्यूज इस मीडियम जब करेंगे CCl4 के अंदर, हम इसके अंदर CCl4 है इस ट्यूब के अंदर, और इसको सेंट्रीफ्यूज किया दोस्तों, तो ये 14-15 जो है वो मीडियम वेट हो गया। इससे तो हल्के डीएनए हो गए ना, इससे ये डीएनए हल्के हो गए। कैसे हल्के हो रहे, इसके दोनों धागे 15-15 के, N15 के। N15 क्या है, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड जनरेशन में आपको जो जो ग्रे कलर है ये रेड है सपोज, इसका मतलब होता है N15 दोनों धागे कौन से हैं, डीएनए के दोनों धागे इसके अंदर N15 के। अब यहां मिलेगा आपको एक धागा 14, एक धागा 15। ओके, अब तीसरी स्टेप देखो, थर्ड जनरेशन में आपको मिलेंगे 4 डीएनए, ये 1, इससे 2 और इससे 2 डीएनए, ये 2, ये 3 और ये 4। दोस्तों मुझे बताओ मीडियम कौन सा है, N14 का है। N14 के मीडियम में 15 को डाल दिया, 14-15 के 2 डीएनए में, तो इसकी जो डेंसिटी है वो इससे कम है, इसीलिए ये बॉटम को मिल रहा डीएनए, तो ये डीएनए आपको मिडल को मिल रहा है। जब इसको घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, इसमें क्या डाला हमने, इसको डाला, CCl को डाल दिया, सीजियम क्लोराइड को डाल दिया और घुमाया, तो ये जो डीएनए है वो आपको मिडल को मिलेंगे, ना बॉटम को ना टॉप। ओके, अब इसकी बात करो आप, ये चारों डीएनए की स्टोरी बताओ, हाँ हर एक की स्टोरी बताओ। दोस्तों इन 4 में से 2 हाइब्रिड होंगे, 14-15 और 2 होंगे एकदम ओके प्योर 14 के, ठीक है। ये 14-15 ओके, क्योंकि मीडियम कौन सा है, मीडियम है दोस्तों 14 का, 14-15 14-15, चलो मैं इधर लिखता 14-15 एंड 14 मैं क्या बोल रहा समझ रहे। अब इसका अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से चित्र निकालते हैं तो आपको डायग्राम इस तरह से मिलेगी। ये मिलेगा आपको यहाँ मिडल में, ये तो 14-15 वाले, एक 14 एक 15, और ये जो है वो आपको मिलेंगे 14 वाले। इसके अंदर इस थर्ड स्टेज में दोनों है ना, 14-15 के भी है, ये 14-15 का एक, ये 14-15 का 2, ओके, और ये 2 कैसे हैं, सबसे हल्के, तो ये सबसे हल्के मिलेंगे ग्रीन कलर में यहाँ पे, ये 14 एंड ये 14। अब बोलेंगे सर इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन साबित क्या करना चाहते हैं। सीधे सीधे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा फिर भी आप डायग्राम्स को देख करके ये समझ सकते हैं कि जो 14-15 वाला पट्टा है, 14-15 वाला जो है वो आ रहा है कहाँ पे, मिडल को। दोनों 15-15 के हैं तो बॉटम को जा रहा, दोनों डीएनए 15-15 के हैं तो जड़ वजनदार वो बैठ रहे बॉटम को। एक धागा 14 एक धागा 15 का है तो आ रहा मिडल को, और जब दोनों धागे 14 के हैं तो आ रहा सबसे ऊपर। ये आप समझ नहीं पा रहे कि ये जो टेस्ट ट्यूब के जैसा होता है, ये इसमें ये डाल दिया लिक्विड और इसमें बढ़ा रहे हैं बैक्टीरिया को, इसमें बैक्टीरिया को बढ़ा रहे। मीडियम जो है वो 14 का लिया,
पहले जो है ना बैक्टीरिया को 15-15 में कन्वर्ट किया और उसको डाल दिया 14-14 वाले मीडियम के अंदर, मतलब नॉर्मल NH4Cl नॉर्मल, उसके अंदर बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है तो भैया कि जो हमारा मिडल वाला पट्टा है ग्रे कलर वाला, वो हमें सजेस्ट कर रहा सेमी कंजर्वेटिव तरीका रेप्लिकेशन का, क्योंकि ये तो बॉटम को बैठना ही है, ये तो टॉप को आना ही है, इसमें दोनों 14 के, इसमें दोनों 15 के, तो ये पट्टा क्यों मिल रहा बीच का, ये बीच का पट्टा क्यों मिल रहा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एक धागा 14 और एक धागा 15 का है, इसका मतलब जो होता है वो एक धागा पुराना और एक धागा नया होता है। यहाँ दोनों धागे 15 के, किसमें डाला 14 वाले मीडियम। पहली पीढ़ी कैसी मिलेगी, ये देखो इस धागे से ये डीएनए बना, इस धागे से ये डीएनए बना, ये 15 ये 15 सॉरी ये 15, ठीक है। तो इस 15 वाले ने 14 का धागा कहां से लाया भैया, मीडियम 14 का है, इस 15 वाले ने 14 को लिया, इस 15 वाले ने 14 को लिया, दो धागे बन गए। अब इन 2 से 4 डीएनए बने, एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 डीएनए से 4 डीएनए। पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको मिल रहा बॉटम को पट्टा रेड, दूसरे में मिल रहा आपको मिडल को इट इज ग्रे। क्यों मिडल को, क्योंकि इस डीएनए में एक 14 और एक 15 का इसलिए बीच में आ गया, ना बॉटम को गया ना ऊपर तैर रहा। ऊपर कौन तैरता मुझे बताओ, सबसे हल्का वाला, नीचे कौन डूबता, सबसे जड़ वाला। तो जो हेवी वाला है वजनदार है वो बॉटम को बैठ गया, जो सबसे हल्का वाला 14-14 हल्का, 15-15 जड़, 15-15 वजनदार, 14-14 हल्का। तो ऊपर कौन तैर रहा 14-14, बॉटम को कौन बैठ रहा 15-15। तो बीच में अगर आपको पट्टा मिल रहा है, ये बीच में पट्टा मिल रहा है, इसका मतलब इस पट्टे में जो डीएनए है उसका एक धागा 14 और एक धागा 15 का होना चाहिए। ना वो 15-15 इतना वजनदार है, ना वो 14-14 इतना हल्का है, इसका मतलब उसका एक धागा पुराना है और एक धागा नया है। यही तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। इसमें आपसे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर NH4Cl मतलब क्या है और CCl मतलब सीजियम क्लोराइड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नया डीएनए बनाने के लिए जो नाइट्रोजन लगता है वो इससे सप्लाई करते हैं। NH4Cl नॉर्मल लिए तो उसका एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 होगा और हेवी आइसोटोप लिए तो 15 होगा। पहले क्या करें, ई कोली को 15 वाले मीडियम में डाले, उसको 15 का बना के लिए ये 15 वाला ई कोली अब डाल दिए 14 वाले मीडियम में, पहली पीढ़ी और नेक्स्ट। तो जो पहली जनरेशन है इसके बाद वो मिलेगी हाइब्रिड वाली और उसके बाद में मिलेगी 2 हाइब्रिड 2 प्योर। इसके ऊपर दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ग्रेविटी के हिसाब से आप जाएंगे तो ये बॉटम को मिलेगा दोनों 15-15 वाले, ये मिडिल को मिलेगा जो है ना इट इज 14-15 वाला, और टॉप को मिलेगा 14-14 वाला। दिस सजेस्ट दैट देयर इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द मीडियम सीजियम क्लोराइड वी हैव मेड द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो टेस्ट ट्यूब के अंदर मीडियम चाहिए, क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट को रेस्पॉन्स देता है ये लिक्विड सीजियम क्लोराइड, और ये कौन है फिर, ये नाइट्रोजन का सोर्स है। ये 14-15 क्या भानगढ़ है, नॉर्मल एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 है, हेवी नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक वेट हेवी नाइट्रोजन N15 है। कुछ लोग गलती करते हैं N15 को रेडियो एक्टिव बोलते, नहीं बोलना, N15 इज नॉट द रेडियो एक्टिव, इट इज हेवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये काय के लिए, नाइट्रोजन के लिए, और ये काय के लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब उसके ये जो आपको लेयर्स मिल रहे हैं ना, ये इसके अंदर मिलते हैं। जो लेयर्स मिलेंगे, आपने अगर सेंट्रीफ्यूगल मशीन देखी होगी तो उसमें ऐसी डिस्क होती है और उसमें ऐसे टेस्ट ट्यूब जो है वो रेडियली लगाते हैं, उसको घुमाते हैं। जब घूमता है तो जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर आती है टेस्ट ट्यूब के, और जो जड़ वजनदार होती है वो बॉटम को जाती है। हमारा फैन जो है ना, फैन वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन सीलिंग फैन के जैसी होती है, सीलिंग फैन, बस उसको उल्टा करो और उसके हेड को ऐसे टेस्ट ट्यूब चिपकाओ सब तरफ से, उसको घुमाओ तो होगा सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज। सो this is, you can say, the semi conservative method of DNA replication, which is the next part in the next video. Thank you very much.